जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में। और आज हम क्या आपके लिए क्लास लाए हैं। जो बच्चों के बहुत कमेंट और फोन आ रहे थे सर कि शॉर्ट ट्रिक आपने स्टार्टिंग ही शॉर्ट ट्रिक से करी थी, तो शॉर्ट ट्रिक आप क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो शॉर्ट ट्रिक की क्लास लेकर आए हैं। तो हम इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में हिस्ट्री करवाएंगे यानी इतिहास करवाएंगे, ज्योग्राफी भूगोल भी करवाएंगे, खेल भी करवाएंगे। और जो सभी तरीका रहेगा वो शॉर्ट ट्रिक रहेगा। तो शॉर्ट ट्रिक की क्लास होगी तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो लाइक भी करें। इससे जो है आने वाली वीडियो आपके माध्यम तक पहुंच जाती है। तो समय नहीं लेते हुए आज की क्लास को जो चालू करते हैं और सबसे पहले करते हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। देखिए, इतिहास में से कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी रेलवे की हो, एमटीएस की हो, या बात करें एसएससी जीडी की, बात करें तो यूपी पुलिस की, कोई भी अदरवाइज परीक्षा अगर होती है तो इतिहास में से 3-4%, 10-5% आपको जरूर मिलते हैं। बहुत से कहते हैं कि इतिहास में से तो प्रश्न सर हमने पढ़े नहीं, तो इतिहास में से कहां से। देखिए, एक प्रश्न तो बार बार आपके हर सब्जेक्ट में रखा जाता है। बार बार कौन सा रखा जाता है हर एक पेपर में, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद रख दिया। तो ये सबसे पुराना वेद जो रख दिया, ऋग्वेद रख दिया, ये भी तो इतिहास में से आया है। तो सबका जो वर्णन होता है संस्कृत श्लोक वगैरह का, तो वो भी ऋग्वेद में से होता। तो इसलिए ऋग्वेद का रख देता। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतिहास में से कि पुराने महाराजाओं के बारे में पूछ लिया, तो इतिहास ये भी होता। तो जान लेते हैं भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। तो देखिए, इसकी ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं। तो ट्रिक में इस पर चल रहा था पुराना एवं विदेशी धर्म, यानी इसकी ट्रिक है पुराना एवं विदेशी धर्म। तो पुराने से हो गया पुरा, पुराने से क्या हो गया पुरा, तो पुरा से हो जाएगा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। कहा, और दूसरा हो गया एव, तो ए से हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये पुराने एवं विदेशी धर्म हैं जो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो विदेशी यानी विदेशी से जाएगा विदेशियों का विवरण, और धर्म से हो गया धर्म ग्रंथ। बात कर लेते हैं व्याख्या। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य है 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से होती है? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिले, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और धर्म ग्रंथ। 4 वेदों के नाम जो आपके सामने हैं, वो 4 वेद कौन कौन से हैं? देखिए, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो है आपका ऋग्वेद। तो इसका क्या है ट्रिक? देखिए, चारों को याद करने की, वैसे इतना हार्ड तो है नहीं, ये चारों याद नहीं रहे और फिर भी याद नहीं रहते, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। सोरी आया, सोरी आया बहुत आसान ट्रिक है इसकी, सोरी आया। तो इतनी आसान ट्रिक्स आप इसे याद कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, 4 वेद हैं जो हमने बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद, देखिए, वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिनकी संख्या 6 है। कौन कौन से थे? देखिए, इसमें यह ध्यान देने बात है कि इन्हें समझने के भी लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिनकी संख्या 6 है। निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है, शिक्षा है, व्याकरण, सूत्र है। इनके माध्यम से इन वेदों को समझा जाता था, जो 6 वेदों की और ठीक से समझने के लिए रचना करी। जो आज के दौर में भी हम छंद, शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निवृत्त, ज्योतिष के माध्यम से इन वेदों को समझ सकते हैं, जो आज तक चलते आ रहे हैं। और 7 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम जो इस प्रकार हैं, इसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ट्रिक ये है, कोय 5 7 जेम गोते, यानी कोय 5 7 जेम गोते। तो क्या इसकी ट्रिक हो जाएगी? को से तिकी, और ए से ऐत्रेय, और पंच से पंचविश, सत से सतपद, जेम से जेमनीय, और गो से गोपद, और तय से तैतरिया। देखिए, व्याख्या करें तो इसकी ऋषियों द्वारा गद्य रूप में की गई वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ निम्न हैं: ऐतरेय, कौशिकी, ऋग्वेद,
पंचविश षष्ठविश एवं जन्मीय सामवेद में आएंगे, और शतपथ शुक्ल युजुर्वेद तैतरीय कृष्ण यजुर्वेद में आएंगे, और गोपद ये आएंगे अर्थवेद में। देखिए शुरू से लेकर चल रहे हैं हम, क्लास किस वजह से लेकर चल रहे हैं कि कोई प्रश्न आपसे ना बचे। ये है इतिहास हिस्ट्री, इससे आगे ज्योग्राफी करवाएंगे, और इससे बाद में जो है आपको खेल के मैदान से यानी खेलों के बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक अर्थव्यवस्था करवाएंगे जिसमें जो है संविधान के कुछ प्रश्न बन जाते हैं और सभी कुछ, और इससे बाद में चाहिए देख लेते हैं, 4 उपवेदों के भी नाम देख लेते हैं। तो ट्रिक आ जाएगी इसकी अगाध आयु, अगाध आयु किनकी 4 उपवेदों के नाम। देखिए ऐसा हो जाएगा अर्थशास्त्र, गैस हो जाएगा गंधर्वेद, और धैर्य हो जाएगा धनुर्वेद, और आयुष हो जाएगा आयुर्वेद। यानी 4 वेदों के अतिरिक्त सभी के एक एक उपवेद भी हैं जो निम्न है। आयुर्वेद ऋग्वेद को, और धनुर्वेद को यजुर्वेद कहते हैं, और गंधर्वेद को सामवेद कहते हैं, और अर्थशास्त्र को अर्धवेद कहते हैं। तो 6 वेदांगों के नाम है। अब देखिए बात कर लेते हैं महाकाव्य और उनके रचयिता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। यूपी पुलिस में तो ये पूछ लेते हैं भाई रामायण के रचयिता कौन है, और इसके महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये बार बार पूछ लेते हैं। अगर ट्रिक से आप याद करना चाहते हैं तो रामवाक महाव्यास भी ट्रिक है इसकी, लेकिन कोई जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि भारत में 2 प्रमुख महाकाव्यों की रचना हुई है जो रामायण एवं महाभारत है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना जो थी महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यास जी ने करी थी इसकी, और जो है महर्षि वाल्मीकि ने जो करी थी रामायण की, और महाभारत की करी थी व्यास जी ने करी थी। तो अब इसे एक प्रश्न यहां से बन जाता है इसका कि महाभारत को किन नाम से, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अब अगली बात कर लेते हैं। देखिए 6 वेदांगों के नाम है। ट्रिकर निजी छवि शिशु, निजी छवि शिशु यानी निज, निश हो जाएगा निरुक्त हो जाएगा, 6 से हो जाएगा ज्योतिष, जैसे ज्योतिष हो ही गया, और 6 से छंद, और व्यय से व्याकरण हो जाएगा, सी से शिक्षा हो जाएगा, और फिर सु से हो जाएगा सत्र हो जाएगा। तो ये 6 वेदांगों के नाम थे जो निजी छवि शिशु इसकी जो है ट्रिक है। और इसमें बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो ये है कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम जान लेते हैं जो ट्रिक के माध्यम से हैं। तो ट्रिक है एक प्रश्न श्वेत, यानी एक प्रश्न तो सफेद, आप हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि एक प्रश्न तो सफेद है, और व्रत मुछ कौन, तो आप देख सकते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से। ऐसा हो जाएगा ऐत्रियो निषिद्ध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कटोप निषिद्ध हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नों पे निषिद्ध हो जाएगा, और श्वेत से हो जाएगा श्वेता स्रो पे निषिद्ध हो जाएगा, और वृद्ध से हो जाएगा वृद्ध को पे निषिद्ध हो जाएगा, और मूसा हो जाएगा मुकुट को पे निषिद्ध हो जाएगा, 6 से हो जाएगा छंदियों गो पे निषिद्ध हो जाएगा, और किनो से हो जाएगा कनोपनिषद हो जाएगा। यानी व्याख्या करें तो उपनिषदों की में आत्मा और परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के जो प्रचलित दार्शनिक विचारों का संकलन है वो उपनिषदों की कुल संख्या में है। अच्छा ये बात हो गई इनकी। देखिए अगर प्रश्न बनता है रामायण के सातों कांडों के नाम। देखिए रामायण के जो भाग हैं अलग अलग, जो अगर हम टुकड़े करें तो आप अगर फिल्म या पिक्चर भी देखते हैं तो उसके 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो प्रथम भाग हो गया उसका, और एक सेकंड भाग होता है जिसे आप इंटरवल समय कह देते हैं, जिसमें जो भी है आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं या जैसे भी कुछ भी कर सकते हैं इंटरवल समय में। तो एक फिल्म के 2 भाग हो गए, भाग 1 भाग 2, 3 भी होते हैं,
और चार पुरानी फिल्मों में 4 तक भाग होते थे। तो इसी तरह ये आया है रामायण के 7 कांडों के नाम। तो इसमें जो रामायण के 7 भागों को भी कह सकते हैं कि रामायण के 7 भागों के नाम। तो इसमें जो होते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध की। देखिए अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी आराम से याद कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रिक का माध्यम है वो है सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध की, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सुंदर बालक ने उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध किया। तो इससे जो आसान हो गया। तो अब ये यहां से बात कर लेते हैं। देखिए ट्रिक का माध्यम ये होता है, याद आपको ही करने हैं। ट्रिक का माध्यम ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर ट्रिक आपको हल्की लग रही है, आपके माइंड में बैठ गई और परीक्षा के समय आप करते हुए, तो अगर आपके माइंड में बैठ गए परीक्षा के समय ये ट्रिक आपके याद आ गई, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ट्रिक का माध्यम यह होता है। ट्रिक पर एक तरीके से पूर्ण भरोसा भी नहीं करा जा सकता कि ट्रिक आपके इतनी ज्यादा याद रह जाएंगी। तो ट्रिक भी वही आपके माइंड में रह सकती है जो हल्की आपको लगती है, तो आप उसे माइंड में रख सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि ट्रिक का सहारा न लेकर उन्हें पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया जाए और व्याख्या भी बता दी जाए। अगर आप ट्रिक भी भूल जाते हैं ये वाली, तो आपको ये याद रह जाए। आप इसे भी भूल जाते हैं तो व्याख्या में से जो आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आपके याद रह जाए। तीनों में से एक चीज तो रहेगी। तो देखिए ये ट्रिक बनाई थी सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध की। अब बात कर लेते हैं रामायण के 7 कांडों की। तो सबसे सुंदर कांड जो आएगा, तो ये सुंदर सबसे एक है सुंदर कांड, दूसरे में बालक कांड है, और उत्तर में है उत्तराकांड है, और अयोध्या में अयोध्या कांड है, अरण्य में अरण्य कांड हो गया, और युद्ध में युद्ध कांड हो गया, और कनिष्क कांड। यदि देखिए इसमें सुंदर में सुंदर कांड में जो बालक के जन्म से लेकर जो सुंदर दृश्यों का जो विवरण किया गया है वो सुंदर कांड में किया गया है। बालक कांड की बात करें तो इसमें जो है बालक कांड में जो उनके राम जी के दोनों पुत्र थे उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। उत्तर कांड हो गया, फिर अयोध्या कांड के बारे में है, और ये 7 कांड उसके बारे में ही है, और विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं इन्हें। देखिए जो इस प्रकार हैं। और पहले इंगे का पूरा कर लेते हैं। आविष्कार और उनका काल। देखिए इसमें से हर एक परीक्षा में 1-2% जरूर मिलता है। आविष्कार और पुराकाशन काल, यानी ट्रिक अगर इसकी लें तो पूरा आग नव किड़पा, यानी इसकी देखिए पूरा आग नव किड़पा, यानी इसकी ट्रिक लेंगे तो पूरा पुराषाण काल की बात हो गई, और आग की बात लेंगे तो आविष्कार। देखिए ये मैं दिखा देता हूं, ये बात चल रही थी आविष्कार और उनका काल कौन सा है, मतलब आविष्कार कौन से काल में किस चीज का हुआ। तो ये है इसका सवाल, आविष्कार और कौन सा इनके साल में हुआ। तो देखिए पुरापाषाण काल में कौन सा हुआ, आग का आविष्कार हो गया। नवपाषाण काल में कृषि का हो गया, पहिए का हो गया। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, यानी 2 आविष्कार नवपाषाण काल में हो गए। अब बात कर लेते हैं यहां से रामायण के चल लिया था, इससे बात कर लेते हैं संदेह सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। तो ट्रिक है इसकी, हरा मचकिस काग रमाक रोस लोभ ब्रहार। देखिए अगर आप ट्रिक लिखना चाहते हैं तो ट्रिक है इसकी संध्या और सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल की। हरा मचकिसी काग रमा रोस लोभ बर आए, यानी है से तो हड़प्पा हो गया, राव से राबी हो गया, अमो से हो गया मोजोन दौड़ो हो गया, और चा से हो गया चानू दौड़ा हो गया, और को से हो गया कोट दीजी हो गया, का से काली बंगन हो गया, घा से घागर हो गया, रंग से रंगपुर हो गया, और मां से मादर हो गया, और रो से रोपड़ हो गया, स से सतलज हो गया, लो से लोदल हो गया, और भो से भोगवा हो गया, बनमाली से बनवाली हो गया,
और रंग से रंगोई हो गया, आ से आलमगीरपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, और ही से हिंडन हो गया। यानी सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्न नदियों के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, चाहुंदोड़ो और कोटादीजी, संधुकाली, बंगन, घाघरा, रंगपुर, मादर, रोपड़, सतलज, दोदल, भोगवा, बनमाली और रंगोई, आलमगीरपुर और हिंडन, ये कहां बसे हुए थे? प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हिंदू मतलब सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के नाम बताइए जो नदियों के किनारे बसे थे, या एक का नाम बताइए जो नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए प्रश्न बन गया यहाँ से कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम। तो ट्रिक आ गई है इसकी, नया माफक। नया माफक ट्रिक है, तो नया माफक से हो जाएगा नारद स्मृति, या से हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, और मैं से हो जाएगा मनु स्मृति हो जाएगा, पैसे हो जाएगा परास्पर स्मृति हो जाएगा, कैसे हो जाएगी कात्यायन स्मृति हो जाएगी। यानी बात करें तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, और मनुष्य से जीवन से संबंध में 4 आश्रमों की, जैसे देखिए है सब व्याख्या में अगर हम जानकारी लें तो इस चीज की मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मनुष्य के जीवन में संबंधित 4 आश्रमों से ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृह स्थित, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख किया गया है। यानी अगर आप समझना चाहते हैं विस्तार से, देखिए एक तो ब्रह्मचार्य का जो पालन कर रहा है, एक गृहस्थी में फंस गया, दूसरा वानप्रस्थ में है, और तीसरा जो संन्यास ले रहा है वानप्रस्थ के लिए। तो उल्लेख है मनुस्मृति में किया गया, याज्ञवल्क्य स्मृति शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यह कुछ प्रमुख स्मृति में से कुछ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, परास्पर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि हैं। अब यहां से ही बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे एक प्रश्न तो आपको हर परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा, उस प्रश्न को मैं अभी दिखा रहा हूं, आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, जो बार बार परीक्षा में मिलता है, A to Z परीक्षा में मिलता है, चाहे कोई सी परीक्षा हो। कौन सा प्रश्न है? वो है ये, चीनी यात्रियों के नाम बताइए। यानी चीनी यात्रियों के नाम, इसकी ट्रिक आप याद कर लेंगे, फांस हुई। यानी आप याद कर सकते हैं कि हाथ में एक फांस बढ़ गई और उसे निकालने में दिक्कत हुई, तो आप कह सकते हैं फांस हुई। तो फांस हुई के नाम से ट्रिक बन गई है, बहुत आसान है, ये याद रह सकती है। फांस आ गया, फायान आ गया, से हो गया, संयुगिन हो गया, और हुसे हुशोंग हो गया, और इसे इतिशिंग हो गया। ये कौन थे? ये चीनी यात्री के नाम है। चीनी यात्री फायान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में आया था। अभी प्रश्न पूछे लेता, कई परीक्षा में पूछा था कि चंद्रगुप्त के शासक काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो पूछ सकता है। तो फायान गुप्त को लिख देंगे, या पूछ सकता है संयुवन 518 ईस्वी में भारत आया था, हुशंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, और सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ये वो चीनी यात्री हैं जो भारत आए थे, और इन्हें आप याद कर लें तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसमें हर परीक्षा में पूछा हो जाता है सवाल। बात कर लेते हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता। देखिए आज हम वो टॉपिक लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं महत्वपूर्ण है बहुत। तो ये वो है जो लगाकर रेलवे आपकी एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस, अदरवाइज कोई भी स्टेट का पुलिस का पेपर हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, एमटीएस का हो, यूपीएसएससी का हो, एसआई का हो, यानी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल यहां से ही बनते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 10 सवाल यहां से पूछ लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट वो दे रखा है कि आप उसमें हमारे में हिस्ट्री नहीं आएगी, कोई जरूरी नहीं है। हिस्ट्री नहीं आती पेपर में, एग्जाम ने टाल लेता कुछ प्रश्न ऐसे यहां से भी कि जो आपको लगता है कि ये है तो उसके, लेकिन जो 3-4 प्रश्न जरूर उठा लेते हैं एग्जामिनर कोई से भी सब्जेक्ट में से, कोई जरूरी नहीं है आपके उसमें दिखाएंगे। तो ये है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो ट्रिक है इसकी बड़ी आसान, हदमोर। तो इसमें से आपको बस ये याद रखना कि हदमोर लिख लेंगे कॉपी में एक बार, तो आप हदमोर अच्छा रहेगा। तो हैसा हो जाएगा हड़प्पा, और दैसा हो जाएगा दयाराम साहनी हो जाएगा।
तो ये कौन है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोज करता है। और रैस हो जाएगा रखला दास बनर्जी। तो देखिए विस्तार पूर्वक इनका वर्णन कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। अभी प्रश्न आ जाता कई बार कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी ने करी थी। तो पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, तो उन्होंने करी थी रखल दास ने करी थी, बनर्जी ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनके नाम। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किस चीज या किन वस्तुओं से परिचित थे, तो उनके नाम यह हैं। तो अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक का माध्यम है इसका सोता टीसी चलगो। यानी एक तरीका ये भी कह सकते हैं आसान भाषा में कि सोता रह गया टीसी और चले गए। तो हमें तो बस एक अक्षर लेना है, हमें मतलब नहीं ट्रिक किस तरीके से बननी, किस माध्यम से बननी है। तो हमें तो इसमें से बस एक अक्षर लेना है, वो हो गया सो, यानी सोता हुआ से। तो सोना हो गया। इसकी जानकारी किन्हें थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। और तांबे की भी जानकारी थी, टीन की भी जानकारी थी इसमें। तो प्रश्न बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समय की कौन से चलन में थे, किसकी जानकारी थी, क्या क्या उस टाइम चांदी थी, सोना, शीशा भी था, टीन था, तांबा था, सोना था, लाजवर्द था, गोमेद था। तो इनकी सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सोना था, तो तांबा भी था, टी से टीन भी थी, शीशा भी था, और चैस से चांदी भी थी, और ला से लाजवर्द भी था, और गो से गोमेद भी था। तो ये कौन है? ये हड़प्पा सभ्यता के जिन वस्तुओं से परिचित थे, तांबा, चांदी, सोना, टीन, शीशा और गोमेद, लाजवर्द, ये वो हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इनके विषय में मतलब पूरी जानकारी थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो भी व्यापार करते थे। और व्यापार के समय इनके समय में एक दिक्कत थी। आज के समय पर अपनों पर पैसा है, लेकिन उस समय पैसा नहीं होता था। तो उस समय क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु को देना, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता था? एक दूसरे से वस्तु लेना और वस्तु के बदले वस्तु देना। तो इसमें बहुत कठिनाई और सामना भी करना पड़ता था। कि इसमें यह दिक्कत थी कि मेरे पास गेहूं है तो आप मुझे चावल से बदल सकते हैं, मेरे पास सोना है तो उसे जरूरत थी टीन की, तो वो सोने टीन ले सकता है। एक के पास चांदी है तो चांदी के बदले वो शीशा ले सकता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इन चीजों में आदान प्रदान में भी दिक्कत थी। तो उस टाइम जो हमारे साक्ष्य पाए गए तो गेहूं और किस चीज के पाए गए थे? चावल के दानों के अंश, मतलब जो दाने अंश भी पाए गए थे, चावलों के पेड़ भी पाए गए थे। सब पर प्रथम कहां पाए गए थे? गेहूं और चावल के, ये मोहनजोदड़ो के वहां पाए गए थे, सभ्यता में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के उसमें पाए गए थे चावल और गेहूं का प्रचलन भी था उस टाइम। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के 3 रत्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो बेचारा हर बार परीक्षा में मिलता ही है। इसने तो ये कह रखी है भाई तुम परीक्षा देने जाओ और मैं मिलूंगा, अब रखो यार। तो 3 रत्न, आश्रय ज्ञान। आश्रय से देखिए, आश्रय ज्ञान मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसे आप नहीं भूलेंगे। जैन धर्म के 3 रत्नों में आश्रय ज्ञान को आप लिख लें। बड़ी छोटी सी ट्रिक है आश्रय ज्ञान, और इससे आपका सब कुछ हो जाएगा। यानी आज से आचरण हो गया, सरस से श्रद्धा हो गई, और ज्ञान से ज्ञान हो गया। अगर हम देखें तो जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन है? जैन धर्म के 3 रत्न है। तो जैन धर्म के व्रत कौन से हैं? तो ट्रिक सा कर लेंगे, अब अस, यानी अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य। यानी बात करें तो जैन धर्म के निम्न 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये कौन है? जैन धर्म के। आर्य के प्रासनिक इकाइयां, देखिए आर्य के प्रासनिक इकाइयां कग, विश्व, जरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कुल, और गैसे ग्राम, और वैसे विश्व हो जाएगा, और जी जैसे जन, और रास है राष्ट्र। यानी आर्यों के प्राचीनिक इकाई आर्य क्रम में निम्न 5 भागों में बांटा गया है, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। तो आपको यहां से प्रश्न मिलेगा
कि आर्यों के प्रासनिक इकाई का एक का नाम बताओ, तो आपको बनाना है कुल, ग्राम, विष, ये 4 ऑब्जेक्ट टाइम में रखा हुआ मिल गया तो आप बता सकते हैं। या वो हो सकता है कि मिलान कीजिए प्रासनिक इकाइयों के जो सही हैं और उसमें कुछ गलत भी रख देगा तो कुल ग्राम, विष, जन, राष्ट्रीय ये हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक प्रश्न तो यहां से भी आज वही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज लेकर आए हैं और जो बार बार परीक्षा में आते हैं। देखिए कितना अच्छा है। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक, तो आपको देखा होगा सब जगह कौन सा मिलता है, योग से योग दर्शन मिल गया, पतंजलि, न्याय दर्शन, गौतम, ये सब ही देखिए अभी बताएंगे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्यादातर परीक्षा में 2, ये देखिए 3 4 तो ये ऊपर के ही रफे मिल जाते हैं। कपिल मुनि मिल गया, योग दर्शन मिल गया, पतंजलि मिल गया, न्याय दर्शन, गौतम, ये तो ज्यादातर परीक्षा में भर भर कर रखे जाते हैं। ये 4 5 तो आते हैं। तो इसका ट्रिक है सक, यप, नग, वक, मज, वेब। इसकी ट्रिक अगर आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सक, यप, नग, वक, मज, वेब, यानी सा से हो गया संख्या दर्शन हो गया, कैसे कपिल मुनि हो गया, और यो से योग दर्शन हो गया, पै से पतंजलि, और न्याय से न्याय दर्शन, और जे गो से गौतम, गो से गौतम, और जे आपका वे से वैश्विक दर्शन हो गया, कैसे काणाद, और मैं से मीमांसा दर्शन, और जैसे हो गया जैमिनीय, और वैसे वेदांत, और वैसे बादरायण। यानी अगर हम बात करें इसकी प्रश्न की, तो वैदिक काल में संख्या दर्शन कपिल मुनि, वैदिक काल में संख्या दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन, यानी देखिए संख्या दर्शन के प्रश्न, ये मैंने आपको ट्रिक का माध्यम बताया है, लेकिन अगर प्रश्न बनेगा तो उसका भी मैं बताऊंगा। प्रश्न जो बनेगा, देखिए प्रश्न जो बनेगा यहां से मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल सीधे ये बता देता हूं अक्षरों में प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए प्रश्न बनेगा योग दर्शन के कौन हैं, तो ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसा रख देगा कि योग दर्शन के कौन हैं, तो ये रख देगा पतंजलि। तो यार ये प्रश्न उल्टा रख देगा पतंजलि किसके दर्शन है या पतंजलि है निम्न में, तो योग के, तो इसमें से रख देगा सांख्य दर्शन है कपिल मुनि के, न्याय दर्शन है गौतम के, शॉर्ट करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, गैप मार दिया, वैश्विक दर्शन है कर्णाद के, मीमांसा दर्शन है जैमिनी के, वेदांत है उत्तर मीमांसा के, और बादरायण आदि दर्शनों का विकास हुआ है। तो ये देखिए प्रश्न रख सकता है कि योग दर्शन से कौन है, योग दर्शन से कौन है तो पतंजलि, और न्याय दर्शन से कौन है गौतम। तो ये प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म, मृत्यु और स्थल। देखिए ट्रिक है जन्म कुंड, मृत्यु पावा, यानी जन्म, देखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुट ग्राम में घातक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी मल्ल राजा, देखिए मावापुरी में मल्ल राजा षष्ठीपाल के राजप्रसाद में हुई थी। ये कौन थे, महावीर स्वामी। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के संरक्षक राजा। ट्रिक अगर आप याद करना चाहते हैं, उदय, बिंब, अजात, चंद्र, बिंदु, यानी उदय से अगर हम करेंगे तो उदयन हो जाएगा, बिंब से करेंगे बिंबसार हो जाएगा, अजात से करेंगे तो अजात शत्रु हो गया, और चंद्र से करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य है, और बिंदु से करेंगे बिंदुसार। यानी जैन धर्म के समर्थन के राजा निम्न थे, उदय, उदयन, बिंबसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। बात कर लेते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम। बाप ब्रह्मदास न्यूज के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक है, यानी बास बद्री धाम नॉर्थ उत्तर, पूर्वी धाम पूर्व में, द्वारका धाम पश्चिम में,
और सेंगरी धाम साउथ में, दक्षिण में। यानी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं। उत्तर में है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और दक्षिण में सेंगरी कर्नाटक में है, और पूर्व में पूर्वी धाम है जो उड़ीसा में है, और पश्चिम में द्वारिका धाम जो गुजरात में है। देखिए अब बात कर लेते हैं महाबुद्ध का जन्म व मृत्यु स्थल। देखिए इनमें ज्यादातर महाबुद्ध के जो मेन प्रश्न बनते हैं कि गौतम बुद्ध महाबुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ। तो जैसे क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ। तो इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा, प्रश्न में रखा हुआ कि लुम्बिनी ग्राम में हुआ। अब बात आ जाती है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा आवृत भोजन करने के बाद हो गई। कुशीनारा अगर आवत तो। अब बात कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए ट्रिक इनकी ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है। लक, तो लक एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप पूरा महाबुद्ध का जन्म और मृत्यु स्थल याद कर सकते हैं। यानी लुम्बिनी और कुशीनारा। जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में, और मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा में हुई। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में आर्म कुंज में 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा सुतोधन के यहाँ हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु की नदी के किनारे बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहां से एक प्रश्न और बन जाता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बूझ लेता है कि किनारा बोध गया बिहार में। तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया में उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा तो भोजन खाने के बाद में हो गई। तो देखिए बौद्ध सभा के स्थल की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रिक है रावे पाक। रावे पाक, तो रास हो जाएगा राजगिरह, और वैसा वैशाली, और पैस हो जाएगा पाटलिपुत्र, कैस हो जाएगा कुंडली वन, कुंडल वन। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं। पहले बौद्ध सभा राजगृह बिहार में, पहली जो बौद्ध सभा हुई बौद्ध सभा राजगृह वो बिहार में है। दूसरी बौद्ध सभा जो वैशाली बिहार में है। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र बिहार, तथा चौथी बौद्ध सभा कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। तो बौद्ध संगत, अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों के स्थल, अध्यक्ष तथा शासनकाल। ट्रिक अगर आप याद करना चाहते हैं तो बड़ी आसान ट्रिक है। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुवारा मित्र कंगाल है। देखिए ट्रिक भी बहुत अच्छी आई है। पुरानी बात को मैं समझा दिया गया है, आज के नए लड़कों को भी वो ध्यान रखें इस बात को। क्या कह गए? राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है। देखिए कह रहे हैं कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। देखिए ये हालत आज की आप समझ गए होंगे। ज्यादा हमें इस बात पर विषय पर बात नहीं करनी, सब समझ गए होंगे। तो राजा का मतलब है राजगृह, और महाराजा का महा से महाकश्यप हो गया, और राज से राजगृह हो गया, आजा से आजा शत्रु हो गया, वैसा वैशाली, और सबका हो गया सबका में। काला सा काला शोक हो गया, और पाठ से पाटलिपुत्र हो गया, मां से मोसा हो गया मोगली पुत्र तीप्स हो गया, और असा शोक हो गया, कुंडल से कुसा कुंडल बिंद हो गया, मित्र से गया वसु मित्र हो गया, कैसे कनिष्ठ हो गया। अब देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। देखिए ये इंपोर्टेंट सवाल है जो हमसे निकल लिया था, मतलब दुबक्का निकल लिया था, पकड़े गया ये। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बूझ लेगा परीक्षा में। एक रत्न बूझ लेगा कि बौद्ध धर्म के एक रत्न का नाम बताओ, या 3 रत्न के बताओ, 2 का बताओ। तो बुद्ध धम्म संघ, वेरी इंपोर्टेंट सवाल यहां से बन जाएगा। इसकी अगर ट्रिक आप याद करना चाहते हैं तो स बुद्ध के नाम से इसकी ट्रिक है।
और सबको ये अगर एक साथ लेंगे तो सबूत हो जाएगा। अन्य की ट्रिक याद करनी है आपको, आधा सह काट मतलब सह का है साथ, सह बुद्ध के नाम से याद कर लेना। और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग तो वेरी इंपोर्टेंट है। तो ट्रिक है इसकी 10 वास कस आओ, यानी द से दृष्टि और स से संकल्प और वा से वाक और स से समाधि और कैसे कर्मांत और से स्मृति आ से आजीव और वैसे व्यायाम। व्याख्या करें तो बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग निम्न है: संपर्क दृष्टि, संपर्क संकल्प, संपर्क वाक, संपर्क कर्मांत, संपर्क आजीव और संपर्क व्यायाम, संपर्क स्मृति, संपर्क समाधि। हाँ जी अभी है अगला। बौद्ध सभा के स्थल। देखिए बौद्ध सभा के निम्न प्रकार आयोजित हुई थी, जहां अब बूझ लेता है कि कौन सी सन में, वो भी बता देते हैं, कुछ छोड़कर चल ही ना रहे, सभी लेकर चल रहे हैं। प्रथम जो हमारी बौद्ध संगति यानी प्रथम जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व राजगिरा बिहार में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? महाअध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय जो हुई वो 383 ईस्वी पूर्व हुई थी वैशाली में बिहार में। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सभा कामी, और जो किनके शासनकाल में थी? कालाशोक के। तृतीय सभा जो बात करी जाती है 255 ईस्वी पूर्व, वो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और मोगालीपुत्र इनके कौन से शासनकाल में थी? अशोक के। और 4 की बात करेंगे तो ईस्वी की पहली की शताब्दी थी, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इनके महाकश्यप थे वसुमित्र अश्वघोष, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के 10 शील। देखिए बौद्ध धर्म के 10 शील जो हैं वह ट्रिक है: अब अस अनिष्का अबकोश, यानी ऐसा अहिंसा, वैसा ब्रह्मचार्य, ऐसा अस्त्य और सहसा सत्य, ऐसा अपरिग्रह और नैसा नृत्य और सहसा सुगंधित पदार्थ और कासे काम निकंचन और बहुत से बहुत से हो गया शम्य भोजन और कोश हो गया कोमल सार। यानी अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता हेतु 10 शीलों पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी ना। देखिए समझा देते हैं इसे विस्तार पूर्वक। अहिंसा सत्य, असत्य, चोरी ना करना, अपग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचार्य, नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थ का त्याग और अक्षम्य भोजन का त्याग और कोमल से का त्याग, कामनी कंचन का त्याग, सबको त्याग कर दो। मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश। देखिए मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश, ये तो कई बार ही परीक्षा में एक ना एक तो जरूर परेशान करने आ ही जाता आपको। देखिए वैसा बृहद्रथ वंश के हो गए, वैसा बृहद्रथ हो गए, ऐसा हर्यंक वंश और वैसा बिमसार और सैसे शिशुनाग वंश और से शिशुनाग और न से नंद वंश और मां से महापदम नंद और मां से मौर्य वंश और च से चंद्रगुप्त। यानी व्याख्या करें तो मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, और मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, और मगध की राजधानी गिरिव्रज अथवा वसुमिति नगर की स्थापना बृहद्रथ के पिता वसु ने की थी। देखिए प्रश्न है 11वां शिलालेख के धर्म के वरदान को सर्वकृत सर्वकृष्ट, और 12वां शिलालेख सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का अशांत और हृदय परिवर्तन, और 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। अशोक के 14 शिलालेख में देखिए यहां से एक आध प्रश्न जरूर मिलता है परीक्षा में। अशोक के 14 शिलालेख में देखिए प्रथम शिलालेख में जो मिलेगा अशोक के पशु यानी पशु बलि की निंदा की गई है इसमें, और दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का ध्यान, और तीसरा है अधिकारियों को
पहले इसे ट्रिक देख लेते हैं, कोई ट्रिक के माध्यम से करना चाहता है तो याद, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लेना चाहते। देखिए ट्रिक है इसकी, पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दें और विचार करें कल की जनता। यानी अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गृहलेख, और शिलालेखों की संख्या 14 है। अब बात कर लेते हैं शिलालेख की। देखिए पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरी शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को आदेश, और चौथी शिलालेख में धर्म और संबंधित शेष नियम, और पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति, और छठा शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा, और सातवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा, और आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा, और नौवां शिलालेख सच्ची भेंट और सच्चा श्रेष्ठाचार, और 10वां शिलालेख में मिलेगा आपको प्रजाहित का संदेश। अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल, देखिए ट्रिक से याद कर सकते हैं, शाम को जो सोए गधा। अरे सोए तो सभी हैं भैया, गधा कोई ना। ये ट्रिक है, कभी आप बुरा मान जाए, शाम को तो सभी सोते हैं, कोई गधा ना। तो ये ट्रिक है, शाम को जो सोए गधा। तो आप शाम को सभी सोएंगे तो सब गधे कोई हैं, तो ट्रिक रख दी है। चलो गधा हटा के कुछ और, गधे का मतलब गधा वो भी हो जाएगा, या शाम को जो सोए वह ज्ञानी कर दो। गधा गलत आ रहा है, ज्ञानी। शाम को जो सोए वो ज्ञानी। ठीक, अब सही है। तो देखिए सा से सभाजी गढ़ी हो जाएगा, माँ से मोने से मान सहरा हो जाएगा, का से कालसी हो जाएगा, जो से जोगड़ हो जाएगा, और सो से सोपारा हो जाएगा, ए से एरगुड़ी हो जाएगा, और गे से गिरनार हो जाएगा, दो से धोली हो जाएगा। यानी बात करें तो अशोक के 14 शिलालेखों में निम्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, शाहबाजीगढ़ी से, मान सहरा से, गिरनार से, धोली से, कालसी से, जोगढ़ से, सोपारा से, एरगुड़ी से, वर्तमान में शहबाजगढ़ी से, तथा मन सहरा पाकिस्तान में है, तथा खरोष्टी लिपि में है, तथा शेष सभी शिलालेख भारत में है, जो तथा ब्राह्मी लिपि में है। देखिए मौर्य वंश के बाद के राज्य वंश, ट्रिक है इसकी, पशु वाक शिशु विवाक। पशु वाक शिशु विवाक, यानी पैसे पुष्यमित्र, सु से शुंग वंश, और वा से वासुदेव, और कैसे कर्ण वंश, और से सीमुख, और सा से सातवाहन वंश, और वैसे विंध्य शक्ति, और वा से हो जाएगा वा का टक वंश। यानी आप देख सकते हैं इसे कि मौर्य सम्राट बृहस्पत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। जो शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। जो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सुमक ने 28वीं ईस्वी पूर्व सात्यवाहन वंश की स्थापना की थी, और वाकटिक वंश के संस्थापक विद्या शक्ति था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, समय ज्यादा न लेते हुए, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी। मौर्यतर काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो ट्रिक है इसकी, यशपक, तो यानी ऐसे यवन, और से शक, और पैसे पल वह, और कैसे गया कुशाक। यानी इसकी व्याख्या करें तो मौर्यतर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने बैक्ट्रियन में ग्रीस शासकों का नाम आता था। बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है, यवन, बैक्ट्रियन, और शक, सीधियन, पल्लव, पार्थिन, और कुषाण यूची।
कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अबनाज, यानी अबनाज। पकड़ लिया गया भाई। अब इसे नचाएंगे तो अबनाज का ये आपकी ट्रिक है, इसे ध्यान रखना अबनाज। तो ये ऐसा हो जाएगा अश्वघोष, और वैसे हो जाएगा वासुदेव, और नागार्जुन, ये साउथ का हीरो भी है भाई, चरक, जो साउथ का हीरो ना है पुराने, चरक। तो कनिष्क का राज्य रोहन 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कनिष्क के शक में संपत महान सत्याग्रह कवि अश्वघोष ने, जिन्होंने बुद्ध चरित्र एवं सूत्राकार की रचना की थी। अश्वघोष की रचना तुलना मिल्टन, गेटे, वाल्टेर आदि से हो गई थी। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धि रचित की तुलना वाल्मीकि रामायण से की जाती है। कनिष्क को बौद्ध धर्म के अश्वघोष से दीक्षित किया गया था। चलिए, ज्यादा लंबा है, इसमें कोई प्रश्न खास है नहीं। हर्षवर्धन द्वारा विचित 5 प्रदेश, देखिए पंजाबी काना मंगाऊ, यानी हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेश कौन से हैं? तो वो हैं, पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर की सिंहासन पर बैठा था। हर्षवर्धन ने 5 प्रदेश जीते थे, पंजाब, कन्याकुब्ज और मिथिला, उड़ीसा तथा गोवा प्रदेश इन्होंने जीते थे, हर्षवर्धन ने जीते थे। हर्षवर्धन रचित ग्रंथ हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं, रत्ना को नागप्रिय है। तो इसके जो ट्रिक है, रत्ना को नागप्रिय है, यानी रत्नावली और नागानंद प्रियदर्शी, यानी हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का नामक ग्रंथ की रचना की थी। और गुप्त शासकों का क्रम जान लेते हैं। गुप्त शासकों का जो क्रम था, श्री चंद्र, इसकी ट्रिक है, श्री चंद्र, सुमंदर, रामचंद्र कुमार, स्कंदपुरु, घटोत्कच, नर कुमार, बौद्ध बेवान, कुमार विष्णु। यानी सुमंदर गुप्त, राम से रामगुप्त, चय से चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, गुप्त, घटोत्कच और नर से नरसिंहा गुप्त, कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त, वैन्य गुप्त, भानुगुप्त, कुमार गुप्त, विष्णु गुप्त। यानी गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 3री शताब्दी में हुई थी। श्री गुप्त इस वंश के संस्थापक थे। ये था गुप्त वंश के शासकों का क्रम निम्न प्रकार है। श्री गुप्त चंद्रगुप्त थे, सुमंद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, प्रगुप्त, घटोत्कच, नृसिंहगुप्त, नृसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त और भानुगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त। हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में जो विद्वान थे, देखिए जय हरि मयूरबाण, यानी जय सिंह, है से हरिदत्त और मैं से मयूर और बाण से बाण भट्ट। यानी हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट, मयूर, हरिदत्त और तथा जयसेन आदि का विद्वान थे। कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में हर्ष रचित नामक ग्रंथ की रचना बाण भट्ट ने की थी। देखिए प्रश्न ऐसे बन जाता, हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी, ऐसा बोलिएगा। हर्षवर्धन शासन काल में चीनी यात्री हुसैन हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता। बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के राजवंश की। तो गुल खिले तो सांस लो, इसकी ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। तो गुल का मतलब गुलाम वंश, खिल का खिलजी वंश, और तुगलक वंश का हो जाएगा तू से हो जाएगा तुगलक वंश, और सह से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। यानी मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्यों की स्थापना की थी। जो मोहम्मद गोरी ने अपना विजेत प्रदेशों में जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा व्याख्या करें। चंद्रगुप्त, इसकी जो व्याख्या क्या करनी है, इसको सबको पता चली गया। ज्यादा लंबा प्रश्न होने के कारण समय कम है वीडियो। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान ब्रहा कालिदास अवध आया। इसकी ट्रिक है, तो कौन है? ब्रह्मगुप्त हो गए, कालिदास हो गए। दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक कुत्ता जल गया हिजाब से। देखिए, अगर कुत्ते से मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक, और जला से मतलब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी,
और गै से मतलब है गयासुद्दीन तुगलक, और खिलजी से खिलजी खां, और बै से बहलोल लोदी, यानी अलाउद्दीन खिलजी दरबार का बाजार व्यस्त नियुक्त है। मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद कार्य है जो रहे हैं विवादों में, दो रस खुराक यानी दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का परिचलन, खुरासान अभियान और कराचीन अभियान। यानी सल्तन काल में भूमि 4 वर्गों में विभाजित थी: खालसा भूमि, इक्ता भूमि, सामंत भूमि और व्याप्त भूमि। सुल्तान काल में सल्तनत काल में भूमि का वर्गीकरण सामंत भूमि, व्याप्त भूमि। सल्तनत काल में बटाई का प्रचलन था। रास खेल यानी रास बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई। सल्तनत काल में बटाई की 3 विधियां प्रचलन में थी: खेत की बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के शासक हैं ठीक है बाबू हुम अकबर जहां, शाह बहादुर जहां, फरूक, मोहम्मद अहमद आलम, शाह अकबर, बहादुर जहां, बहादुर शाह। यानी भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और बाबर दिल्ली की गद्दी पर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बैठा था। मुगल साम्राज्य में शासन काल का क्रम इस प्रकार है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह और इसको बहादुर शाह, जफर द्वितीय और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, तथा इसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगीन भेज दिया गया। सही करा यार, कम से कम सबको भेज देते बंदी बनाकर, परेशान तो ना करते बालको। ये बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखिए: पान खा चल घर। पान खा चल घर यानी सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है ऐसी परीक्षा में कि पास है पानीपत का प्रथम युद्ध, और खास है खनावा का युद्ध, और चैस है चंदेरी युद्ध, और घास है घाघरा का युद्ध। यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में 26 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में बाबर की विजय हुई, और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, जो 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खनावा का युद्ध हुआ। बात कर लेते हैं शाहजहां के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री। तो टीर क्या है इसकी? जीवन पीटर। तो जिसके जो आए थे जीवन ट्रेवन ने आए थे, फ्रांसीसी वेनर और निकोलो मांटरी, पीटर मुंडी, यानी शासनकाल में विदेशी यात्री आए। पीटर मुंडी 1623 में ईस्वी में, और जैन बेपिटिस्ट ट्रेवनर आए 1638 ईस्वी में, और निकोलो मिनिची 1653 में, और फ्रांसीसी वानियर आए 1656 ईस्वी में। अकबर द्वारा हटाए गए कर कौन से थे? देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार सीटेट में भी पूछ लेता है, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा लगता है सीटेट वालों को भी, इससे पुरानी दोस्ती है उनकी, और यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, और एमटीएस एसजीडी में भी कि अकबर द्वारा हटाए गए करों के नाम बताइए। तो तीर्थ यात्रा कर है और जाजिया कर, यानी अकबर द्वारा यात्रा कर और जाजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न में से पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे कौन कौन से थे। तो इसकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखिए: तानमान बीर फौजी हटो, रहमीम फजल मुल्ला। तो इस ट्रिक को ना देखते हुए डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न शोभित था। ये नवरत्न निम्न थे: तानसेन, मानसेन, बीरबल, फेजी, हकीम, हुकाम, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, खाना, अब्दुल फैजल और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, ये भी बात कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक हल्की है, इसे याद रखने ना, एरा के नाम से, फादर एवाबिका मोंसे रावत, और रास हो जाएगा राय, यानी
1580 ईस्वी में फादर एकाबिका मोमो रावत जो पुर्तगाली था मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था, और तथा 1583 ईस्वी में साल्फेज जो एक अंग्रेजी व्यापारी था अकबर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री फीफा हॉट टीपीओ, फीफा हॉट या फूफा हॉट टीपीओ, शॉर्ट ट्रिक एकदम आसान, खेल खत्म। फीस है विलियम फिच, फ्रांस फ्रांसिस्को फेल्सार्ट, और हाथ से विलियम हॉकिंस, और सर से टैसे सर टॉमस रॉ, और एड से टैसे एडवर्ड टेरी, और पी से पीत्रोद्रो ला वाले। यानी जहांगीर शासन काल में निम्न विदेशी यात्री आए: विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, विलियम फिज 1608 ईस्वी में, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी, एडवर्ड टेरी 1616 ईस्वी, और पित्रो दे ला वाले 1622 ईस्वी, फ्रांसिस्को टेस्लर। अंग्रेज व मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली कुछ प्रमुख संधियां ये हैं। तो ट्रिक 3 की सुपरपुर गुड़गांव, साला बसे देवगांव, अर्जुन राजा नागपुरी, गाला गाली पूना मांडा। ट्रिक ज्यादा इसकी हार्ड है, याद रहने वाली है नहीं, और ट्रिक कुछ ट्रिक इसकी लंबी भी है। देखिए 56 मिनट की हमारी वीडियो है, ये हो चुकी है, ये घंटे की हमें वीडियो लेनी है, तो समय ज्यादा नहीं लेते हुए मेन प्रश्नों की बात कर लेंगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री खत्म करनी है आज ये पूरी, और इससे बाद में कल ज्योग्राफी की क्लास आएगी, फिर उससे बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की आएगी, उससे बाद में कुछ ऐसे खेल के विषय में लिए जाएंगे, और कुछ ऐसे तत्व प्रश्न लिए जाएंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समय ज्यादा नहीं है, तो अब 60 मिनट यानी 1 घंटे की वीडियो में सब कुछ हिस्ट्री को खत्म भी करना है। तो इसमें जो पूछ रहा है अंग्रेजों और मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली कुछ प्रमुख संधियां क्या है, तो सुर से सूरत की संधि है, पूर्व से पुरंदर की संधि, और बैरगांव की संधि हो गई, सालवाई की संधि हो गई, बिरसन की संधि, बिशिन की संधि हो गई, और देवगांव की संधि हो गई। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया है। इसमें ट्रिक पुत अंग्रेज, डच, डोनिश, फ्रांसीसी दोनों स्वीट है। ट्रिक है इसकी, देखिए पुर्तगाल इसमें अंग्रेज डच इसमें जो थे भारत में पुर्तगाल, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, और सबसे अंत में 1961 में गए। 1599 ईस्वी में जॉन मेल्डन ब्रिटिश यात्री थे, भारत में आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र लेकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की थी। भारत में व्यापार के लिए 20 मार्च 1602 ईस्वी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। स्वीडन के व्यापारियों ने 1773 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना की थी। सहायक संधि करने वाले राज्य देखिए बात कर लेते हैं। ठीक है इसकी, हम तो अब पेशावा सीज करेंगे। तो इसमें जो संधि हमारी जो है देखिए है हैदराबाद में से मशहूर, तंजौर हो गया, अवध हो गया, पेशावा, वारार, संध्या, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें जो बात चल रही है सहायक संधि करने वाले राज्य निम्न है। हैदराबाद है 1798 ईस्वी मशहूर है, 1799, तंजौर 1799, अवध की बात करें तो 1801, पेशावा की बात करें 1801, ग्वालियर की बात करेंगे 1803, संध्या की बात करेंगे 1804, जयपुर की बात करेंगे 1805, और जोधपुर की बात करेंगे 1805। 18वीं सदी के 3 प्रमुख लड़ाइयां कौन सी हैं? देखिए 57 प्याले, ठीक है इसकी 57 प्याले से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया। यानी बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, और अंग्रेजों के फ्रांसीसियों को 1760 ईस्वी में बॉडी वांश के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को ईस्वी को मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई।
बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में 1873 ईस्वी तक के, देखिए यहाँ सब बोल देता बंगाल के गवर्नर जनरल के विषय में। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 1773 ईस्वी में अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजों के क्षेत्रों गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को 1774 और 1785 में हुआ। इसके अतिरिक्त बंगाल के अन्य गवर्नर निम्न हुए: सर जॉन मैकफेरसन 1785-86 के बीच, लॉर्ड कैबिनेट 1786-93 और 1805 ईस्वी में सर जॉन सॉ। ये वो पर्सन है जो सिर में दर्द रखते हैं बच्चों के बंगाल के गवर्नर के टाइम कौन था, उस टाइम कौन था। ये यूपीएससी सीजीएल वगैरह या कोई भी परीक्षा में जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं यार ये पर्सन कहां से रख दिया। तो ये वाकई में ऐसे पर्सन है जो ऐसा बूझ लेते हैं, ठाक है। पर्सन क्या बूझ लेते हैं, पर्सन ऐसे बूझ लेते हैं। देखिए मैं बता देता हूं, भारत कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1744 से 85 में यह से एक पर्सन बना दें हुआ था। इसके अतिरिक्त बंगाल के अन्य गवर्नर जनरल निम्न हुए। तो कौन है वो, ऐसे बोल लेंगे। तो जॉन मैकफेरसन 1785 1786 ईस्वी, लॉर्ड कर्नवालिस 1786 में, 1805 ईस्वी में सर जॉन सॉर और 1793 में 98 में लॉर्ड वेलिंगली। देखिए ये एक क्वेश्चन और रह गया, इसमें सभी खत्म कर देते हैं। कल को होगा हमारा ज्योग्राफी का। आज पूरी हिस्ट्री हमने खत्म करवा दी है मेन में प्रश्न होगी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रमुख कार्य है, ये क्वेश्चन लास्ट कार्य रह गया। एक है वाय सराय 1858 ईस्वी में 1948 ईस्वी तक का बात कर लेंगे। देखिए इसमें से मेन प्रश्न बन जाता है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यवस्थित सिद्धांत के कारण ही अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य के निम्न राज्य विलय किए गए: सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी, जयपुर 1849 ईस्वी, संबलपुर ये 1849 ईस्वी, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, डलहौजी ने 1857 ईस्वी में और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इसी कारण डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी में समय में तो भारतीय नागरिक सेवा पहली बार प्रतियोगिता में परीक्षा शुरू की गई। यहां से बन गए तीन प्रश्न कौन से बन गए कि शासनकाल में कौन से इनके कौन सी कहां से कहां के लिए ट्रेन चला गई। तो मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चला गई 1853। एक प्रश्न ऐसा बन गया। दूसरा प्रश्न बन गया कि पोस्ट ऑफिस की जो सर्वप्रथम कहां इसका किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के मोया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। और अगला प्रश्न की बात कर लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में प्रमुख कार्य कौन से थे। देखिए इनके कार्य, इनकी ट्रिक है ठगी, सती, अंग्रेजी शिक्षा, उच्च पद, बालिका हत्या, बेंटिंग। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए ये बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने करा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे बढ़िया मैं इन्हें क्यों मानता हूं लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, क्योंकि इन्होंने एक इतना अच्छा बढ़िया कार्य करा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया और बेंटिंग के कर्नल सलीमन को सहायता से सन 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसी के समय मैकाले के अनुशासन में अंग्रेजों के शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसके भारतीय को ऊंचे पदों के नियुक्त किया गया। इसकी शिशु बालिकाओं की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी सती प्रथा ऐसी थी, पहले एक का पति खत्म हो गया तो उसे भी उसके साथ आग में घेर कर जला दिया जाता था। कुछ प्रथाएं बना रखी थी जो इन्होंने खत्म करा। और बाल प्रथा का यानी बालिका की हत्या पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी, जो बालकों की हत्या कर देते थे।
देखिए, गांधी जी का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट में गांधी जी को भी ले लेते हैं चलते समय। तो महात्मा गांधी जी आंदोलन क्रम, क्योंकि सभी गांधी के पीछे पागल है, क्योंकि गांधी के बगैर कुछ नहीं है आज के दौर में। क्योंकि गांधी नोट पे छपवाया, नोट के पीछे सब पागल हैं ही, क्योंकि सभी तैयारी करते हैं कि नौकरी लगेगी, पैसा मिलेगा, घर बनाएंगे और शादी करेंगे, अच्छा परिवार होगा और समाज में इज्जत होगी। इससे होगी जब तक आप मेहनत नहीं करने के, और मेहनत के बाद ही आपको गांधी जी प्राप्त होंगे। तो देखिए, गांधी चंपारण अहमदाबाद खेड़ा है संयोग समन्वय भारत गांधी जी, ट्रिक है इसकी। तो देखिए गांधी जी, देखिए चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया। 1917 में एक प्रश्न ऐसा बन गया। गांधी जी पर प्रश्न बहुत बनते हैं, ध्यान रखना। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के कपड़ा मिल में वेतन वृद्धि प्रश्न पर मिल मालिकों में मजदूरों के विवाद हो गया। गांधी जी ने मजदूरों को वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी की मांग की। दूसरा प्रश्न ऐसा बन गया, कितने परसेंट करी? 35% की। तीसरा प्रश्न ऐसी बनेगा गांधी जी का परीक्षा में, फसल खराब होने के कारण लोग देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यहाँ पर किसान के समर्थन में सत्याग्रह किया। किसके समर्थन में किया सत्याग्रह? किसान के। इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भरपूर सहयोग मिला। किसका सहयोग मिला? भरपूर वल्लभ भाई पटेल का। रोल एक्ट जलियांवाला हत्याकांड, हत्याकांड के विरोध में खिलाफ पद के उद्देश्यों की पूर्ति के लक्ष्य से गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यहां से भी 1920 का हिस्सा जाएगा। 1920 में गांधी जी ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को ईस्वी को गुजरात के समंदर तट पर स्थित दांडी यात्रा जिसे कहते हैं 78 अन्यायों के साथ, कितने के? 78 अन्यायों के साथ यात्रा की। कहां से करी? गुजरात के समंदर तट से दांडी यात्रा शुरू करी। वहां नमक बनाकर स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। गांधी जी की यह यात्रा भारतीय इतिहास में दांडी यात्रा मार्च के नाम से जानी जाती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए गांधी जी ने भारतवासियों को करो या मरो का नारा देकर उत्साहित किया। एक प्रश्न यह बन गया, करो या मरो का नारा देकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता कराने की दृष्टि से किया गया अंतिम आंदोलन था। पाकिस्तान शब्द का निर्माण, देखिए मुसलमानों के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम सीमा प्रांत में सिंधु एवं बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की प्रकल्पना सर्वप्रथम 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद में आयोजित वार्षिक अधिवेशन प्रस्तुत की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक रहमत अली को जिस पाकिस्तान की परिकल्पना 1933 में ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, वो पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, सिंध एवं बलूचिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों में से प्रथम 5 में अंतिम 2 अक्षरों में लेकर बनाया गया था। 22 मार्च 1940 मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमान लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत के हिंदुओं के मुसलमानों के लिए दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लाहौर हिंदू अधिवेशन में 23 मार्च को 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एवं इंडो पेस्ट एक्ट 1947 के तहत 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। देखिए कल जो हमारा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी हम ज्योग्राफी लेंगे, अपने भारत से भी लेंगे और बाहर से भी लेंगे, यानी इसमें कल को सभी करवा दिया जाएगा। आज की जो हमारी क्लास थी होती हिस्ट्री की, यानी इतिहास की क्लास थी हमारी, जो पूरी कंप्लीट करा दी गई है आज में। इससे अलावा आपको परीक्षा में कोई भी कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा में से जो हिस्ट्री में से सवाल आते हैं, हमने वही सवाल लिए हैं कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। A to Z परीक्षा की मैं गारंटी लेता हूं, कोई सी परीक्षा देने जाए आपको यहां से सवाल मिलेंगे। कल मैं जो सवाल परीक्षा क्लास लूंगा, क्लास आपको करवाऊंगा, वो करवाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इसमें से भी हमने ऐसे सवाल लिए हैं जो बार बार परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं, कोई भी सवाल कहीं से नहीं पूछे जाएगा। जैसे एक मैं सवाल बता देता हूं कल के जो करवाएंगे, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है, तो इसकी जो हम ट्रिक लेकर चलेंगे, विश्वम विश्व, यानी
देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के क्रम है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी सबकी बात करेंगे। कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कितनी दूरी पर है और क्या है, उस पर गैसों का विवरण भी करेंगे। उस पर रहने योग्य है या ना है, उसके सबकी बात करेंगे। पूछल तारे की भी बात करेंगे और बहुत कुछ बात करेंगे। कल को मिट्टी की बात करेंगे, देश में शहरी चीजों की, कृषि की, व्यवसाय की, कल को जॉब रबी में ही हम समाप्त कर देंगे। तो आज की हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जाते समय सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और फॉलो करें और इस हमारी जो वीडियो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि उनका भी फायदा हो। और मैं गारंटी लेता हूं, हमारी अगर एक क्लास भी बच्चा देखकर जाए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी किसी भी, और परीक्षा में देखकर जा रहा है, तो उसे 10-15 सवाल अगर हमारे रखे ना मिले, तो मैंने अपना नंबर भी इसी वजह से यूट्यूब पर डाला, तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि आपने पढ़ाया था कि हमें वो सवाल तो मिले ही नहीं। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, 10 या 15 सवाल आपको जरूर परीक्षा इसमें से मिलेंगे, पढ़ाए हुए में से। तो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।